हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं MS1 के अंदर हमारी यूनिट 14 की नेक्स्ट डिजीज। तो वही यूनिट 14 की जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है उसका नाम है BPH यानी कि बिगिन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ठीक है, तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होता है मैन के अंदर यानी कि मेल के अंदर, उसके बारे में, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इसमें बात की जाएगी। तो भाई इसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि BPH is the condition when the prostate glands is increased in size that lead to compression and then obstructions of the यूरिथ्रा विच अफेक्ट यूरिनरी फ्लो। तो इन्होंने बताया कि बीपीएच जो है वो हमारी ऐसी कंडीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जिसके अंदर इंक्रीज हो जाता है हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है और कंप्रेशन यानी कि दबाव पड़ जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट पैदा होती है यूरिथ्रा यानी कि यूरिन की नली के ऊपर दबाव और जो रुकावट है वो पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से यूरिनरी फ्लो जो है वो हमारा कम हो जाता है या फिर उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बीपीएच हमारी ऐसी कंडीशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज बढ़ने की। तो इन्होंने बताया है कि बीपीएच इज द फोर्थ मोस्ट कॉमनली डायग्नोज्ड डिसऑर्डर अमंग पेशेंट 15 ईयर ऑफ एज आफ्टर सीएडी एचटीएन एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी ये बीपीएच जो प्रॉब्लम है ये चौथी ऐसी समस्या है हमारी जिसके सबसे ज्यादा डायग्नोज किए जाते हैं डिसऑर्डर के 50 साल की उम्र के बाद। तो ये फोर्थ है। तो तीन कौन सी हमारी? तीन है हमारी कार्डियक आर्टरी डिजीज हमारी हो जाती है और हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की जो समस्या होती है वो, और जो 2 नंबर की जो हमारी डायबिटीज जो शुगर की जो प्रॉब्लम होती है वो। तो चौथी हमारी ये हमारी ऐसी प्रॉब्लम होती है बीपीएच जो कि 50 साल की ज्यादा उम्र में मेल्स के अंदर देखी जाती है, मेल्स का फीमेल्स के अंदर भी, लेकिन जो बीपीएच जो होती है वो हमारे मेल्स के अंदर देखी जाती है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन यूरोलॉजिक प्रॉब्लम इन द मेल एडल्ट। तो मेल जो एडल्ट मेल्स होते हैं उनके अंदर यूरिन की कॉमन समस्या देखी जाती है इस प्रकार की। ठीक है, जो बीपीएच की है। तो अबाउट 50% ऑफ ऑल मैन इन देयर लाइफ टाइम विल हैव बीपीएच। तो इसमें देखा जाता है कि 50% से ज्यादा जो हर इंसान जो होता है अपने जीवन में उसको बीपीएच का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन जो लोग होते हैं 50% जो लोग होते हैं उनको ये समस्या आती ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन में वही बताया इन्होंने कि बीपीएच इन इनलार्ज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड दैट ऑफ ए कंस्ट्रक्ट द यूरेथ्रा एंड कोज यूरिनरी सिम्पटम यूरिनरी रिट्रैक्शन। तो इन्होंने यही बताया है कि बीपीएच की जो समस्या होती है उसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसमें जो हमारी यूरेथ्रा होती है वो जो है नीचे प्रेशर के नीचे आ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो तो अपने आप ही जो नली होती है वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर कोई साइज किसी चीज का साइज बराबर में बढ़ रहा है तो नली अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कोज होता है यूरिनरी सिम्पटम और यूरिनरी टेंशन जो है ये हमारा इसके अंदर सिम्पटम दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम में हम समझ लेंगे इस चीज को। तो ये देखो, ये हमारा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा यानी कि ये यूरिन की नली है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, और ये अंदर का ये जो इसने दिखा रखा है ये हमारा यूरिन होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये देख सकते हैं कितनी छोटी सी जो हमारा आकार है ये हमारा होता है नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारा होता है वो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो देख सकते हैं कि यहाँ हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज कितना है और यहाँ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज कितना है। तो देख सकते हैं ये छोटा सा है और यहाँ पर इसका आकार कितना बढ़ गया है। ये लार्ज प्रोस्टेट है हमारा जो बीपीएच की समस्या हमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा तो ये देख सकते हैं कि यूरिन की नली, ये डार्क ब्लैक जो है ये यूरिन की नली जो है हमारी, ये जो है कितनी खुली है यहाँ से। ठीक है, तो यूरिन जो है आसान से पास हो सकता है यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से। यहाँ देख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इतना बढ़ गया है कि यूरिन की नली जो है उसमें इतना प्रेशर पड़ गया है कि भाई वो यूरिन ही पास आउट नहीं हो रहा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ नली जो है वो दिखाई भी नहीं दे रही है, इतना कंप्रेशन पड़ गया है, इतना प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का इतना दबाव इसके ऊपर आ गया है। तो यूरिन की नली जो है वही कंट्रैक्ट हो गया है। तो यही समस्या इसके अंदर आती है कि यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो ये जो आगे हमारा है, आगे इसके आ जाते हैं कोज और रिस्क फैक्टर। तो इसके कारण क्या क्या रहते हैं मेनली वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो कारण के अंदर देखेंगे और जो खतरे के जो चीजें होती है वो अननोन कारण भी इसका हो सकता है सबसे पहले। और क्रॉनिक इन्फेक्शन, बहुत लंबे समय तक अगर आपको इन्फेक्शन चला रहा है वो हो सकता है। हार्मोनल जो हमारे जो अल्टरनेशंस होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हमारा एंड्रोजन हार्मोन है उसके अंदर अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, बहुत लंबे समय से कोई रुकावट चली आ रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं तो भी आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट इंक्रीज इन एनिमल्स फैट, अगर आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर अगर पशुओं के द्वारा फैट या फिर सेचुरेटेड जो फैट होता है वो अपनी डाइट के अंदर ज्यादा ले रहे हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज्यादा है, वजन आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ओल्ड एज अबो 50 ईयर, और आपकी जो ओल्ड एज यानी कि आपकी उम्र अगर 50 साल से ज्यादा हो गई है तो, और हेरिडिटरी भी हो जाता है, हेरिडिटरी में हो जाता है, जन्मजात भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके कारण रहते हैं हमारे बीपीएच होने के। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इन्होंने दिया है
कि वे क्लिनिकली इसमें कैसे देखेंगे, हम इस प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे जानेंगे, कौन-कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है हमने। तो इन अर्ली स्टेज देयर मे बी नो सिम्पटम्स, तो अभी जब शुरुआत इसकी होती है तो इसमें हो सकता है कि किसी भी प्रकार के सिम्पटम आपको दिखाई ना दें, ठीक है। और जब इसकी जो बाद की जो स्टेज इसमें आती है तो दिखाई देता है कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन से यूरिन पास आउट करने में रुकावट पैदा हो रही है, ठीक है। यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा रिटेंशन उसका हो रहा है, यूरिन इकट्ठा हो रहा है, डायज़ूरिया, यूरिन पास आउट करने में कठिनाई हो रही है। और यूरिन जो है इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी, और ब्लैडर जो है वो पूर्ण रूप से खाली नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो फोर्सेज ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम बाय द फोर्सफुल एजाकुलेशन ऑफ यूरिन, और अगर जो आप यूरिन पास आउट करने में यूरिन को फोर्सफुली अगर आप पास आउट कर रहे हैं, या फिर उस यूरिन की जो एजाकुलेशन है उसको फोर्सफुली कर रहे हैं, तो वो भी एक सिम्टम इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। रिकरेंट यूटीआई, अगर बार-बार अगर जो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर आपको बार-बार हो रहा है तो वो भी इसके अंदर देखा जाता है। और फ्रीक्वेंसी देखी जाती है इसमें, नाइट को यानी कि रात को कितना यूरिन पास आउट करते हैं आप, ठीक है। तो रात को जो है बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है। आगे हमारा आ जाता है हिटेंसी ऑफ द स्टार्टिंग यूरिनेशंस, तो हमारा जो यूरिन पास आउट करने में थोड़ी-सी हेजिटेंसी होती है, यानी कि हिचकिचाहट होती है यूरिन को पास आउट करने में, और बर्निंग मेंस्ट्रुएशंस, और जब यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें जलन पैदा होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अगर इस तरीके की समस्याएँ आ रही हैं तो सबसे पहले वो देखी जाती हैं कि यूरिन पास आउट करने में और यूरिन की चीज़ों में ये समस्याएँ हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे इसकी, तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारा आ जाता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ द 5 अल्फा डिस्ट्रोइटोस्टेरोन, तो इसके अंदर जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है लेवल, ठीक है। तो इसमें किस चीज का डिक्रीज होगा, जो हमारा डाइहाइड्रोटेस्टेरोन्स जो हमारा हार्मोन्स होता है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी टेस्टोन्स के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो उसकी एक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी टेस्टोन्स के अंदर, और वो बढ़ने की वजह से हाइपरप्लेसिया यानी कि ओवर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है हमारे प्रोस्टेट टिश्यू की। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर जो हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं उसकी ज्यादा जो है ग्रोथ हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। किस वजह से होती है ये, तो हमारा एक हार्मोन्स बढ़ता है जो कि हमारा बोला जाता है डिहाइड्रोटेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, उसके बढ़ने की वजह से ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगी टेस्टोन्स के अंदर, ज्यादा एक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्रोस्टेट टिश्यूज जो है उनका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बिकम कंप्रेशन एंड नैरो, और प्रोस्टेटिक यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास पाई जाने वाली जो यूरिन की जो नली है वो तो दबाव में आ जाती है, उसका उसके ऊपर दबाव पड़ता है, और वो नैरो यानी कि बहुत ही उसका साइज जो कम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है, और प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शंस, और लंबे समय तक ये ऑब्स्ट्रक्शंस यानी कि रुकावट जो यूरिन के अंदर हो जाती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस के अंदर हम इसमें देखेंगे, तो डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस के अंदर यूरिन एनालाइज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यूरिन की जांच करेंगे कितना आ रहा है, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, और कैरेटिनाइन जो होता है वो देखेंगे इसके अंदर, कैरेटिन सब्सटेंसेस जो होता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो कराई जाएगी, सीरम टेस्ट कराए जाएंगे जैसे कि बर्न होता है, ठीक है। बन में आ जाता है ब्लड यूरिया, जो नाइट्रोजन जो हमारा टेस्ट होता है वो करा के देखा जाता है इसमें, और वही इसमें साइटो यूरोनोस्कोपी की जाती है जिसमें सभी अंदर की जो चीजें होती है वो दिखाई जाती है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर और अंदर की जो चीजें होती है वो देखी जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किसी तरीके का इंफेक्शन या फिर ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी की सारी चीजों को इसके अंदर देखा जाता है। और सीरम पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं, अगर वो तो ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं, वो तो एलिवेट नहीं हो गए हैं सीरम के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें हम टेस्ट के अंदर देखते हैं। और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम इसमें देखे जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट इसमें काफी हाई होती है और बहुत रिस्की भी होती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर जो दिए जाते हैं टैबलेट, एक्शन क्या होता है, इसमें रिलैक्स करनी होती है जो स्मूथ मसल्स होती हैं हमारे ब्लैडर बेस की, तो उसको स्मूथ किया जाता है इनसे। इसका एक्शन होता है जो हमारी टैबलेट होती है प्रोस्टेट ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्डिंग, तो जो प्रोस्टेट होता है उसको उसकी मूवमेंट को सही करने के लिए और जो स्मूथ मांसपेशियां होती हैं उनको रिलैक्स करने के लिए टैबलेट दी जाती है, जिसमें टैबलेट हमारी आ जाती है, जिसमें हमारा आ जाता है जैसे कि टैमसुलिसिन आ जाती है, टाराजोसिन आ जाती है, और हमारी आ जाती है इसके अंदर अल्फोजोसिन। तो ये हमारी 3 टैबलेट होती हैं जो कि हमारी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं। और इसमें आ जाती है एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट हमारे होते हैं, एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट जो वो क्या करते हैं, दे प्रिवेंट हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट सेल, तो ये हमारे प्रिवेंट करते हैं हाइपरप्लेसिया को, प्रोस्टेट सेल्स या प्रोस्टेट टिश्यूज की ग्रोथ होने से रोकते हैं और हाइपरप्लेसिया को रोकते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, कौन सी इसमें जो टैबलेट होती है वो हमारी ली जाती है, तो फिनास्ट्रेटाइड्स इसके अंदर ली जाती है, और ड्यूरेटास्ट्राइड्स जो है वो इसके अंदर ली जाती है। फिनास्ट्राइड और ड्यूरेटास्ट्राइड दोनों ही टैबलेट जो है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर जो सेल और टिश्यूज की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने का काम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही अब हम इसके अंदर आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है हमारी TURP, तो TURP की फुल फॉर्म हमारी हो जाती है जिसमें ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शंस ऑफ प्रोस्टेट, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है उसके बारे में जो टेक्निक होती है
और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, उसमें जो रुकावट होती है, उसके बारे में इसमें पता कराया जाता है। पता कराने की टेक्निक जो हमारी होती है, उसमें परफॉर्म किया जाता है इंसर्टिंग ए रीसेक्टोस्कोप थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या होता है, हमारी बाथरूम की जो नली होती है, यूरिन की जो नली होती है, उसके जरिए जो हमारा उपकरण होता है, रेस्टोस्कोप जो होता है, वो यूरेथ्रा में इंसरेशन कराया जाता है। सर्जन इज एबल टू विजुअलाइज, इससे जो सर्जन होता है वो देख पाता है इनसाइड ऑफ ब्लैडर ऑफ इंसर्टिंग टेलीस्कोप थ्रू द जो हमारा रेक्टोस्कोप जो होता है, उसके जरिए टेलीस्कोप को अंदर डाल के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर की जो हालत होती है वो सर्जन देख पाता है और उसी के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारी जो प्रोस्टोक्टोमी जो हमारी आ जाती है, उसके अंदर हमारी 3 तरीके की होती हैं ये। तो पहले में इन्होंने बताया है सुप्राप्यूबिक प्रोस्टोक्टोमी। ठीक है, तो सुप्राप्यूबिक में क्या हो जाता है, इसमें रिमूव किया जाता है इनलार्ज ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो साइज बढ़ा हुआ है, उस इनलार्ज ग्लैंड्स को एब्डोमिनल इंसेशंस यानी कि एब्डोमिनल्स पे यानी कि पेट पे चीरा लगा करके रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और इंसेशन किया जाता है मिड अप टू द ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पर चीरा लगाकर ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार ये हो गया हमारा ऑपरेशन करने का या सर्जरी करने का। और दूसरे में आ जाता है हमारा रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। तो भी इसमें रेट्रोप्यूबिक में क्या आ जाता है, इसमें इंसाइज किया जाता है लो एब्डोमिनल्स बिटवीन प्रोस्टेट ग्लैंड से, और एब्डोमिनल्स के नीचे वाले एरिया में प्रोस्टेट ग्लैंड से, और बिटवीन प्रोस्टेट ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बीच में एंड प्यूबिक आर्च जो हमारी होती है वहां पर चीरा लगाया जाता है। ठीक है, वहां पर चीरा लगाया जाता है, लेकिन क्या होता है ब्लैडर विदाउट इंटरिंग द ब्लैडर। तो इसमें जो ब्लैडर होता है उसके अंदर नहीं जाया जाता है, चीरा लगाया जाता है ऊपर से, ब्लैडर के अंदर तक नहीं जाया जाता है इसमें। तो ये हमारी जो होती है ये हमारी रेट्रोप्यूबिक बोली जाती है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है पेरिनियल्स। तो अभी जो पेरिनियल्स जो हमारा होता है, इसमें जो रिमूव कर दिया जाता है ग्लैंड इनसाइड द पेरिनियम एरिया में हमारा चीरा लगाया जाता है और फिर ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स को। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारी आ जाती है चीजें। इसमें जो मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है, जिसमें हमारी आ जाती है 5 रेडुकेट इनहिबिटर्स इसमें दिए जाते हैं जो रिड्यूस करते हैं साइज ऑफ प्रोस्टेट को, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो साइज और जो आकार बढ़ गया है उसको रिड्यूस करेंगे और डिस्क्रीज करेंगे सिम्टम, जिस भी तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसको भी कम करने का काम करते हैं ये हमारी मेडिसिन। और नेक्स्ट मेडिसिन हमारी इसमें दी गई एड्रेजेनिक, जो हमारे एंटाजोनिस्ट जो होती है वो दी जाती है। वो क्या करती है, वो डिस्क्रीज करती है यूरिनरी ट्रैक्ट के जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको भी कम करते हैं और इंक्रीज करते हैं यूरिनरी फ्लो को, यानी कि जो यूरिन का जो फ्लो रुक गया है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो दी जाती है इसमें एंटी स्पाज्मोडिक जो हमारी दवाएं होती हैं वो दी जाती हैं, वो रिलीफ करती हैं ब्लैडर के स्पाज्म को, यानी कि ब्लैडर के अंदर जो जाम हो गया है, जो मांसपेशियों का जो स्पाज्म हो गया है उसको कम करेंगी, और जो इरिटेशन अंदर हो रही है उसको भी कम करेंगी। ठीक है, तो इरिटेशन से रिलेटेड जो स्पाज्म होता है हमारे ब्लैडर का, उसमें राहत दिलवाएंगी एंटी स्पाज्मोडिक। तो अभी नेक्स्ट जो हमारी दवाई होती है वो हमारी एंटीबायोटिक होती है, जो कि ट्रीट करती है इन्फेक्शन को, जो इन्फेक्शन अंदर जो भी किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया उसको ठीक करेंगे एंटीबायोटिक हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और क्या क्या करती है हमारे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये हमारी कुछ और नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारा आ जाता है, इसमें बताया गया है कि भाई जो आप किसी भी पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हो या फिर उसकी सर्जरी के लिए जो तैयारी कर रहे हो, तो उसमें पेशेंट को तैयार करना होता है नर्स को। और यूटीआई इन्फेक्शन अगर है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर है, तो उसमें यूरिन का जो कल्चर यानी कि जो सैंपल होता है वो प्राप्त करना होता है नर्स को। और अगर नर्स को अगर किसी प्रकार का यूरिन रिटेंशन है पेशेंट को, तो कैथेटर वगैरह जो डालनी होती है, नली वगैरह जो डालनी होती है, तो ये भी नर्स की जो है जिम्मेदारी होती है। और मॉनिटर करना सारा का सारा रिपोर्ट पेशेंट का, उसके वाइटल साइन, उसके जो इनटेक है यानी कि कितना उसने फ्लूइड लिया है, जो आउटपुट जो है डेली जो वेट है वो भी नर्स ने जो है अपना रिकॉर्ड करके रखना है। और बिल्कुल ही नजदीकी से देखना है पेशेंट के साइन वगैरह की, पोस्ट ऑपरेट जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो चीजें हैं, जिस भी चीजों की प्रॉब्लम्स उसको आ रही है, यानी कि यूरिन से संबंधित है, और यूरिन के इंक्रीज होने की जो चीजें होती हैं या आउटपुट कितना आ रहा है, और बीपी से संबंधित, बीपी कम हो जाने से संबंधित जो चीजें हैं, और सीरियस डिहाइड्रेशन है, और ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया, शॉक की जो समस्या है, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है, या फिर इलेक्ट्रोलिटी जो बैलेंस है वो कम हो गया है, या फिर एनीयूरिया जैसी समस्या होगी, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो चेक करनी है। ठीक है, और इन सभी चीजों का उपचार भी करना है, प्रबंध भी इनके करने हैं। और जो पेशेंट होता है ना उसको ये बताना है कि भाई कई महीनों तक जो आप जो थेरेपी ले रहे हैं, जब तक सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसे थेरेपी लेने की आवश्यकता होती है, आपने थेरेपी को बीच में नहीं छोड़ना है। ये मेडिसिन थेरेपी होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है बाउल और ब्लैडर की जो जगह होती है उसके पैटर्न को भी, पास आउट करने का जो पैटर्न होता है इसको भी पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, और रिकमेंडेड जो एडुकेट किया गया है, यानी कि जो हमारा हाइड्रेशन और इनटेक है, फाइबर भी, फाइबर कितने ले रही है, हाइड्रेशन कितनी है, और स्टूल्स की सॉफ्टनेस वगैरह है, लैक्सेटिव जो लिए जाते हैं यानी कि यूरिन को बढ़ाने के लिए, स्टूल को सॉफ्टनेस करने के लिए बाउल में यूज किए जाने वाले जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं और लैक्सेटिव होते हैं। बाउल
ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं और अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, तो वही उसको सारी की सारी चीजों के बारे में बताना है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो स्टूल सॉफ्टनर उनको दिए जाते हैं। यूरिन रिटेंशन की समस्या है तो लैक्सेटिव यानी कि यूरिन पास आउट करने या यूरिन के पास होने की जो समस्या होती है उसको सोल्व किया जाता है। और ये हमारे बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है ये किए जाते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जा सके। ठीक है। और इसके अंदर इंक्रीज किया जाता है पेशेंट के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो हमारे वर्बलाइज यानी कि उनको बोला जाता है कि फैमिली मेंबर को भी और पेशेंट को भी कि वो अपनी फीलिंग को शेयर करे, वर्बलाइज करके बोल के बताए, अपनी समस्याओं को बताए, परिवार के मेंबर भी और वो भी, परिवार के मेंबर को भी अभी खुद को भी सभी को ये बोला जाता है। इसमें पेशेंट को इंक्रीज किया जाता है कि जो अपनी समस्या को परिवार को या फिर जो नर्स होती है उसको बताए, अपनी फीलिंग्स को बताए, अपने पेन के बारे में बताए, अपनी जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उसके बारे में सभी कुछ बताए। ठीक है। तो वही नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। तो नर्सिंग डायग्नोस के अंदर हम जो नर्स है वो क्या क्या डायग्नोस करेगी, सबसे पहले वो जो यूरेथ्रा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाता है यानी कि यूरेथ्रा के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट से रिलेटेड जो यूरिन पास आउट करने की जो कमी हो जाती है उसके बारे में देखेगी। और जो सर्जिकल प्रोसेस है उससे रिलेटेड अगर कोई दर्द वगैरह है उसके बारे में देखेगी। और जो वॉल्यूम डिफिशिएट है यानी कि फ्लूइड के अंदर किसी भी प्रकार का रिस्क या खतरा है तो उसके बारे में जांच करेगी। और जो इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर किसी प्रकार की बेचैनी है तो उसके बारे में पता करेगी। तो इनकॉन्टिनेंस की समस्या पहले ही पढ़ चुके हैं जिसमें यूरिन को और फीकल्स को कंट्रोल नहीं किया जाता, वो हमारे इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से बेचैनी हो सकती है। फियर और एंजाइटी देखेंगे रिलेटेड टू इनकॉन्टिनेंस सर्जरी या चेंज ऑफ लाइफ सेटिंग। तो जीवन की कोई जो चीजें होती हैं जीवन में जिस भी तरीके के चेंज आते हैं लाइफ के अंदर, या ऑपरेशन हुआ है या इनकॉन्टिनेंस की समस्या शुरू होगी उससे रिलेटेड जो चिंता होती है, जो डर होता है वो भी चेक करना है और सपोर्ट करना है मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से पेशेंट को। और रिस्क फॉर द सेक्सुअल डायफंक्शंस रिलेटेड टू चेंज ऑफ द हेल्थ स्टेटस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपको रहता है या फिर हेल्थ स्टेटस के चेंज हो जाने की वजह से जो सेक्सुअल चीजें जो काम करना बंद कर देती है, डायफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका जो खतरा रहता है उसके बारे में भी जांच करेंगे। और नॉलेज डिफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन प्रोग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट। तो वही अगर इलाज से संबंधित या कोई भी प्रोसेस से संबंधित या बीमारी की कंडीशन से संबंधित से रिलेटेड अगर नॉलेज की कमी है या फिर उसको पता नहीं उस चीज के बारे में तो वो भी आप देखेंगे। और नॉलेज या किसी भी प्रकार की एजुकेशन की जरूरत अगर पेशेंट को है तो वो आप जरूर देंगे। तो ये होता है हमारा डायग्नोज नर्सिंग के अंदर। तो नर्सिंग डायग्नोज में नर्स को सारे के सारे प्रबंध भी करने पड़ते हैं और डायग्नोज भी करने पड़ते हैं। डायग्नोसिस जितने अच्छे तरीके से किए जाएंगे उतने ही अच्छे से जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट भी किया जाता है और उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं। ठीक है। तो ये डिजीज यहीं पर होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।